मैं हिम्मत सिंह साहब आ गए हैं क्या? हिम्मत सिंह साहब, आप क्योंकि आप राजस्थान से जुड़े हैं और जैसे शुरू में कहा जा रहा था ये आंदोलन केवल पंजाब हरियाणा का है, फिर वेस्टर्न यूपी भी जुड़ गया ठीक से, आज आप राजस्थान के किसान भी जुड़ गए हैं। जैसा सबको लग रहा है कि ये आंदोलन शुरू हुआ था किसान मांग को लेके, लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी, कम से कम उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, ये छोटे छोटे इश्यूज जो हैं, जो रोजमर्रा के हैं, वो भी इस आंदोलन के इर्द गिर्द जुड़ते जा रहे हैं। क्या ये व्यापकता आप लोगों की राजस्थान में भी हो रही है, जहां पे महंगाई का इशू, बेरोजगारी? सभी को नमस्कार, जय किसान। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, बहुत क्लियर जी। देखिए, हमारा जो मोर्चा था वो 12 तारीख से 12 दिसंबर से शाहजहांपुर मोर्चे पे आए थे हम लोग, और लगभग 1 साल होने वाला है। 12 तारीख को हमारा 1 साल हो जाएगा। तो 26 तारीख को जैसे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे आए, तो उसी के आधार पे हम लोग भी, हमारे बाकी संगठन टिकरी बॉर्डर पे चले गए थे पहले 26 तारीख, 26, 27, 28 तक तो वहां रहे थे। उसके बाद में जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के जो जोन के थे वो सब लोग हमारे साथ आए, और 12 तारीख से ये मोर्चा हमारा शाहजहांपुर में बस्तूर जारी है, और लगभग 1 साल हो गया। जो आप जन आंदोलन, जो आज का विषय है जन आंदोलन का, देखिए जन आंदोलन भी व्यापक हो, जैसे बलदेव सिंह जीरा साहब ने कहा, आत्मजीत सिंह जी ने कहा कि ये जन आंदोलन बन चुका है, और ये जन आंदोलन विश्वव्यापी हो चुका है। जहां जहां भी अभी मोदी जी गए हैं, चाहे वो स्कॉटलैंड गए, अमेरिका गए, जहां भी गए, तो वहां किसानों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया, अपने हमारे किसान संगठनों की बात को पहुंचाया। तो ये विश्वव्यापी हो चुका है। आज की तारीख में पूरे देश में और पूरे विश्व में यही चर्चा है कि सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का, जो अभी तक इस सदी का सबसे बड़ा आंदोलन है। तो और जैसे आप बता रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे हैं, देखिए किसान भी इस महंगाई से गुजरता है। जैसे फसल आती है तो उस टाइम में उस वक्त दाम गिर जाता है। हमारे जो फसल होती है, जैसे गेहूं आ गया, सरसों आ गई, उसके दाम गिर जाते हैं। जैसे अभी लहसुन और प्याज का दाम गिर जाता है। उसके बाद में जैसे ही वो स्टॉक हो जाता है, जो बड़े व्यापारी, बड़े कॉर्पोरेट घराने के स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद में वो मार्केट अप कर देते हैं, और इससे प्रभावित किसान भी रहा है। किसानों के जो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जैसे अब डीजल का भाव क्या हो रहा है, पेट्रोल का भाव क्या हो रहा है, किसान सीधा सीधा डीजल के भाव से जुड़ा हुआ है। किसान जब खेती करता है तो उसमें डीजल का उपयोग होता है, पेट्रोल का उपयोग होता है, तो वो सब रोजमर्रा की जो जिंदगी की चीजें। और ये देखिए पूरे देश में एक मिसाल कायम कर रहे हैं किसान, हमारे जो किसान संगठन है, किसान जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरे देश में मिसाल है कि एक किसान ही ऐसी कौम है जो इस सरकार से लड़ सकती है। बाकी लोग कोई धरातल पर नहीं है, ना विपक्ष धरातल पे है। विपक्ष केवल अपना सिंबॉलिक रूप से विरोध प्रदर्शन करते हैं, बाकी कोई धरातल पे नहीं है। और ये देश में ये दिखा दिया हम लोगों ने, किसान जो आंदोलन ने ये दिखा दिया है कि इस सरकार का मुकाबला यदि कर सकते हैं तो किसान कर सकता है। जी जी, नहीं, एक चीज और हिम्मत सिंह जी आपसे समझना था। राजस्थान में जैसे पंजाब और हरियाणा में जो खरीद है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उत्तर प्रदेश में खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीद ऑर्गेनाइज नहीं है। आज भी हम लोग मतलब अगर वो बहुत आधे दामों में बेचा जा रहा है। क्या राजस्थान में खरीद और ठीक से है, होती है, या वहां पे भी वही हाल है जो उत्तर प्रदेश का है? देखिए राजस्थान में इनसे भी ज्यादा बुरा हाल है। राजस्थान या भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न है, और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से प्रदेश में, जैसे दक्षिणी राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ बाजरा और मूंग और ये होता है। आप जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ जो पश्चिमी राजस्थान है, उसमें आपके गन्ना भी मिल जाएगा, आपके कपास भी मिल जाएगा। और पूर्वी राजस्थान में यहाँ जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ छोटी छोटी जोत के साथ सरसों होती है, तारा मीरा, ऐसे छोटी छोटी जो फसलें होती है वो होती है। तो यह भौगोलिक स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है राजस्थान की बाकी प्रदेशों से। यहाँ पहाड़ी इलाका है, कहीं पहाड़ी इलाका में छोटी किसानी है, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर में जो आदिवासी बेल्ट है, वहाँ 1-1, 2-2 बीघा मात्र आप लगा लीजिए, आधा बीघा जमीन है लोगों। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ। तो जो यूनियन है, जो यूपी में और पंजाब में, हरियाणा में जो यूनियन है, राजस्थान में कोई ऐसी बड़ी यूनियन नहीं है। अभी पिछले 2-3 साल से हम लोग, मैं आंदोलन में हूँ, मेरा संगठन आंदोलन में, या दिल्ली मुंबई एक एक्सप्रेस पे निकला था, उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण हुआ था वो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, उसमें हम आंदोलन कर रहे थे, और उसके बाद यूनियन बनी है। अब जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ में जो बाजरे का
अभी एमएसपी पे खरीदा जा रहा है, यहाँ पूर्वी राजस्थान में नहीं खरीदा जा रहा, जबकि 2200 का एमएसपी है, 1450-1500 रुपए में बाजरा बिका है, और जो फसलें हैं वो भी तो एमएसपी का लाभ नहीं ले पाया। पूरे राजस्थान में कहीं भी एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। पहले जो अभी जो जागरूक किसान है वो एमएसपी का लाभ ले रहे हैं। जैसे अभी गन्ना का आपका यूपी में जो गन्ना है वो गंगानगर और जो प्रदेश लगता है पंजाब का, उस एरिया से प्रभावित होके यहाँ के किसान संगठन भी मजबूत है। बाकी अन्य जो प्रदेश हमारे प्रदेश है उसमें किसान संगठन मजबूत नहीं है, इसलिए यहाँ लाभ नहीं मिल पा रहा। और देखिए जो जागरूक होगा उसी को लाभ मिलेगा। इस देश में कभी भी ऐसे नहीं कि किसी को बिना जागरूकता के दे दिया है, सरकारों ने कभी नहीं दिया। जब जागरूकता होगी, जब मांगेंगे तब मिलता है, जब आंदोलन होता है तब मिलता है। जी हिम्मत सिंह जी, इसमें एक बात और है, जैसे कि जो कनाल सिस्टम है हमारे, जैसे पंजाब में कनाल सिस्टम है जिससे सिंचाई का जो काम है शुरू से ही तेज चलता रहा है, इसीलिए हरित क्रांति भी पंजाब और हरियाणा में ही आई, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम नहीं थी। 5 नदियों 5 आबों का पंजाब था। राजस्थान में तो पानी का भी बहुत दिक्कत है। कैमरे में नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा, नहीं हम लोग आपको देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, हाँ, जी। हम देख रहे हैं। आपको हो सकता है आपके वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे पानी का जो प्रॉब्लम है आपका राजस्थान में, क्योंकि कनाल सिस्टम नहीं है और नहर का पानी का हर दूसरे तीसरे साल ड्रॉट का भी चक्कर रहता है, वहां पे सूखा पड़ जाता है। तो जब सूखा पड़ जाता है तो क्या ये जो सरकारें हैं वहाँ राजस्थान की, आप लोगों को मदद करती हैं और कोई कॉम्पनसेशन आप लोगों को मिलता है ताकि आप लोगों को आगे काम चलता रहे? देखिए यहाँ राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में बाढ़ग्रस्त का भी यहाँ ऑफिस होता है एक ही जिले में, और बाढ़ राहत का भी ऑफिस होता है, और सूखा का भी ऑफिस होता है। तो ये डिजास्टर विभाग है, ये दोनों तरीके से काम करता है। आधे राजस्थान में कहीं बाढ़ आ जाती है, आधे राजस्थान में सूखा पड़ता है। जैसे अभी पिछले दिनों जो मौसम था उसमें 8 जिले ऐसे हैं जिसमें बहुत कम बरसात हुई है। तो राजस्थान सरकार या किसी भी सरकार ने आज तक कोई ऐसा कंपेंसेशन, या कैसी ओलावृष्टि हो जाती है या कोई ऐसी आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं, तो आज तक यहाँ सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जो कैनाल वाला सिस्टम है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ तक सीमित है। और यहाँ एक पहले हमारे एरिया में एक जम्मारामगढ़ बांध था जो जयपुर के पास में था, और वो बहुत बड़ा बांध था, उससे जो कैनाल या नहर निकलती थी वो सब बंद हो चुकी है, क्योंकि जम्मारामगढ़ अतिक्रमण हो गया, चारों तरफ पूरा कॉलोनियां कट गई, और उससे जयपुर का विस्तार हुआ तो जम्मारामगढ़ की तरफ ज्यादा, दिल्ली हाईवे की तरफ। तो यहाँ अभी एक बांध है आपका कोटा साइड में है, उसमें जरूर कैनाल सिस्टम है। कोटा में जो चंबल का पानी आता है, कोटा बैराज का, और राणा प्रताप सागर जो है कोटा में, वहां निकलता है, जिसमें 12 झालावाड़ और 3-4 जिलों में वहां होती है। उसके बाद में 3 जिले आपके ये गंगानगर और हनुमानगढ़, बाकी में सभी में सूखा रहता है। तो सरकारें कोई मदद नहीं कर पाती, ना ही सरकारों ने जोड़ने की बात की। अभी देखिए भारत वाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, करीब 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की थी कि नहरों को जोड़ा जाएगा, नदियों को जोड़ा जाएगा, नदियों से बांध बनाए जाएंगे, कभी भी इस लेवल की कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। केवल बाड़मेर में एक जरूर नर्मदा का पानी गया अभी 2-3 साल पहले, नर्मदा से वहाँ बाड़मेर का जो इलाका है वहाँ। तो जागरूक जो किसान है, जो राजनीति जो हावी है यहाँ बहुत जबरदस्त, यहाँ छोटी राजनीति के रूप में पूर्वी राजस्थान अलग बटा हुआ, पश्चिमी राजस्थान का राजनीति अलग है, और फिर जोधपुर और इस तरफ की राजनीति अलग है। तो यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, या नहीं कोई राहत मिलती है लोगों को। जी हिम्मत सिंह साहब, मैं जरा एक प्रश्न आपसे, मेरे यहाँ थोड़ा लाइट का एक इशू हुआ था, क्योंकि वो पूरा वो हुआ है, उसको चेंज ओवर हुआ, इसलिए मैं बीच में हो गया था। आतमजीत सिंह साहब आप रहते हैं तो मुझे एक आसानी ये रहती है कि सिलसिला छूटेगा नहीं। हिम्मत सिंह साहब, एक सवाल और मेरे जहन में है। आज सब जगह हो रहा है कि किसान एमएसपी की बात कर रहा है, किसान एमएसपी दे दो, कुछ लोग कह रहे हैं देंगे नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि मेरे लाइफ टाइम में तो नहीं, आपके लाइफ टाइम में क्या एमआरपी की बात कभी किसान कर पाएगा? अभी तो मिनिमम की बात कर रहे हैं, क्या इस देश में कभी किसान मैक्सिमम की भी बात करेगा कि ऐसे ही चलता रहेगा? हिम्मत सिंह साहब देखिए, अब अभी तक तो यही चल रहा है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, वो भी नहीं दिया जा रहा। जब हमें कहीं से कोई स्टोरेज में जाते हैं तो हम एक जूता खरीदते हैं तो उसकी एमआरपी कंपनी निर्धारित करके उसकी प्राइस निश्चित करती है।
न कि ग्राहक उसको निश्चित कर रहा है। यहाँ ग्राहक प्राइस निश्चित कर रहा है कि आपका प्राइस ये है, देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो जाइए। तो ये जो आप कह रहे हैं ये बड़ा मुद्दा है और अभी जागरूक हुआ है किसान, और धीरे धीरे ये एमआरपी वाला भी मामला आना चाहिए। और हम यही आशा करते हैं कि हमारे पीरियड में तो कम से कम एमआरपी आए, एमएसपी के साथ साथ एमआरपी आ जाए तो इस देश का भला होगा। और इस किसान जो आज सड़कों पे है, जो लोग आज अन्नदाता जो देश के करोड़ों लोगों का जो पेट भर रहा है, उसको भी सुकून मिलेगा कि हाँ मैंने जो फसल पैदा की है उसकी निश्चित होगी और मुझे उसका दाम मिलेगा। और आज खेती किसानी से क्यों छूट रहे हैं लोग? आज युवा क्यों खेती किसानी नहीं करना चाहता? वो इसीलिए नहीं करना चाहता तो उसको प्राइस नहीं मिल पाता है, जो उसका लागत मूल्य वो ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे अब राजस्थान में बाजरा है 1450 है, जबकि लागत मूल्य 1650 रुपए आ रहा है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, गवर्नमेंट ने दिए हैं, 1650 रुपए लागत मूल्य आ रहा है, जबकि बाजरा बेचा जा रहा है 1450 में और एमएसपी है 2250। तो ये जब डिफरेंट है ये समझना पड़ेगा। और देश के लोगों को भी ये जब तक नहीं समझेंगे, देखिए हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी का भाव तय करते हैं, वो 50 रुपए किलो मांगता है तो उसको नहीं तेरा ज्यादा है, हम 5 रुपए कम देंगे, 10 रुपए कम देंगे, उसमें मोल भाव कराते हैं। जबकि हम वही 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहां 200 रुपए का बिल है तो 20 रुपए का उसको ट्रिप भी दे देते हैं। मान लीजिए एक सब्जी पे मान लो 500 रुपए का आपने खाना खाया तो 550 रुपए आप उसको खुशी खुशी दे दे, 520 रुपए आपको खुशी खुशी दे देते हैं। तो ये जो सोच है ये सोच बदलनी पड़ेगी, लोगों को भी सोच बदलनी पड़ेगी कि हम जो किसान दिन रात मेहनत कर रहा है, जो सर्दी गर्मी बरसात दिन रात अपने खेतों में पड़ा रहता है बेचारा, अपने पूरा परिवार उसमें लगा रहता है, लेकिन उसको जब प्राइस मिलता है तो वो बिल्कुल ठगा सा महसूस करता है। ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर के उसके साथ धोखेबाजी होती है, कहीं खाद में धोखेबाजी हो रही है, कहीं बीज में धोखेबाजी हो रही है, उसको बीज डुप्लीकेट दिया जाता है, खाद उसको डुप्लीकेट मिलता है, कई बार उसको फसल में जो बोता है वो नहीं मिल पाती, फसल नहीं होती है। कई बार बहुत किसान के साथ तो इतनी नाइंसाफी हो रही है कि इस देश की प्रकृति ने भी नाइंसाफी कर रखी है। तो मुझे आशा है और हम तो ईश्वर का और जो हमारा जो ऊपर वाला है उससे यही दुआ करते हैं कि किसान की जो वाजिब मूल्य है वो मिले और एमआरपी निश्चित हो। दूसरा आत्मजीत भाई ने बोला कि मैनिफेस्टो का जो, इसमें एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार की एक उदाहरण देता हूँ। इसी पीरियड में जब 2018 में अशोक गहलोत जी की सरकार बनी थी जी, तो वहां जो यहाँ राजस्थान सरकार ने मैनिफेस्टो लागू किया तो फर्स्ट सेशन में अशोक गहलोत जी ने उसको विधानसभा में रखा, संकल्प पारित किया और संकल्प पारित करके चीफ सेक्रेटरी से उसका इन्वॉल्वमेंट करा, चीफ सेक्रेटरी से हस्ताक्षर करा के उसको जारी किया गया कि ये हमारा संकल्प पत्र है और इस संकल्प पत्र को हम इस पीरियड में टाइम पीरियड बांधा गया। तो ऐसा यदि पूरे देश में होता है और विधानसभा पहले सत्र में जो इनका मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो संकल्प में पारित होके और उसको चीफ सेक्रेटरी के द्वारा उसको लागू किया जाए तो शायद कुछ न कुछ मिलेगा। हालांकि वो 100% नहीं है, लेकिन उसमें लागू होने की चांसेस है और लोगों को उसमें राहत मिलेगी। जी हिम्मत सिंह साहब, मैं आपसे एक चीज और जरा समझ लूं, क्योंकि जो बलदेव सिंह साहब ने कहा उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आपदा का है, आपदा का जो कार्यालय होता है ना हमारी स्टेट में, कम से कम वो अफसरों के लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि ना कोई रिकॉर्ड रखना होता है। बाढ़ आई, किसको दिया, क्या दिया, उसका सब साफ, सूखा पड़ा तो सब साफ। तो अफसर तो बहुत खुश होते हैं इस आपदा में, जिनका भी ड्यूटी लग जाती है। मैं एक चीज कह रहा हूं, ये जो इसी बात को कि लोगों का ना किसानों का कर्जा माफी, बिजली माफी, फ्री राशन। मैं उत्तर प्रदेश के आम गांव की बात बता दूं, 5 यूनिट में से जो कोटेदार है वो कम से कम 1 यूनिट नहीं देता है। वो ये मान के, अच्छा सब लोग उसको मानते भी हैं, नेता से लेकर अधिकारी भी, मतलब एक तो उसका कमीशन है ही 20%। मैं ये जरा समझूं कि ये जो फ्री वाला बात है ना, राजधानी एक्सप्रेस में बहुत से लोगों को लगता है फ्री में खाना, शताब्दी में फ्री में खाना, वो आप ही की जेब से निकाल के आपको खाना दिया जा रहा है भाई। तो किसानों का कुछ भी फ्री नहीं है, इसको जरा समझा पाएंगे हिम्मत सिंह साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो किसानों के ऊपर कहा जा रहा है कि किसान फ्री में लेता है,
किसान को कभी फ्री में नहीं दी जाता, उन लोगों को दिया जाता है जो मजदूर हैं, जो खेती किसानी से दूर हैं, उनका डेली वेजेस का जो अपना मजदूरी करते हैं, उन लोगों को फ्री दिया जाता है। किसान को कभी कोई फ्री में मैंने तो नहीं देखा, हमारे यहाँ तो कभी किसान ने फ्री में नहीं लिया, या किसान को कोई फ्री में दिया जाता है। दूसरा टैक्स की बात है, जो भाई जीरा जी ने कहा कि हम सुबह से शाम तक जो यूज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें सब पे टैक्स लगता है। आज को जीएसटी का आप देख लीजिए, कितना जीएसटी का किसी को पता नहीं, कि ये नहीं है कि व्यापारी कहाँ जीएसटी कहाँ जमा करवाता है। कई लोगों को जीएसटी की रेट पड़ती है, हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं उसको जीएसटी के, कितना साल का जीएसटी बकाया है, वो यूज करता है, ग्राहक से जीएसटी लेता है, उसको 2 साल 3 साल तक यूज करता है उस टैक्स को, और उसके बाद वो जमा कराता है, उस पे जो ब्याज कटता है उसका जो होता है वो खुद को यूज करता है। तो ये जो भ्रांति है, ये जो लोगों के दिमाग में बैठा रखा है कि जो इनकम टैक्स देने वाला ही सबसे बड़ा इस देश का नागरिक है, ये गलत है। जो हम यूज करते हैं वो भी सबसे बड़े नागरिक है। हम जो यूज कर रहे हैं, आज तो देखिए जीएसटी के क्या 18% 28% कर दिया गया। आज किसानों की जो ट्रैक्टर खरीदते हैं उसमें 18% जीएसटी लग रहा है, कीटनाशक पे 28% लग रहा है, कहीं 24% लग रहा है, पता नहीं क्या क्या टैक्स लगा रखे हैं। और हम खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट पे, वहां देखिए आप क्या जीएसटी लग रहा है। तो ये जो टैक्स की बात है, टैक्स पेयर जो इनकम टैक्स देते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो ही, क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला वो करते हैं। आप देखिए नोटबंदी हुआ, नोटबंदी में आज की तारीख में जो बैंकों के आप जो जहां बैंक जो ऋण नहीं देते थे, वो आज बैंक के खुले मुंह से ऋण देते हैं। आपके पास आप क्रेडिट कार्ड के लिए दिन में 10 बार फोन आते होंगे। पहले क्रेडिट कार्ड के लिए लोगों को तरसना पड़ता था, आज की बैंकों के 10 फोन आते हैं। मेरे पास डेली के कम से कम 20 फोन आते हैं। कोई बैंक क्या कहती है, हमारा क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए हमारा। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ कि बैंकों के पास पैसा पहुंचा है, और बैंकों ने पैसा किसको दिया है? कॉर्पोरेट घरानों को दिया है। जैसे अब आज अंबानी है जो इंग्लैंड में जाके 500,000 करोड़ रुपए का बंगला खरीद रहा है, वो कहाँ से खरीद रहा है? वो बैंकों के सब हमारा पैसा है जो हमसे लिया गया, उन बैंकों में जमा किया गया। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ये जो टैक्स का है, टैक्स का ऐसा नहीं है। टैक्स हम लोग सुबह से शाम तक यूज करते हैं, उसमें टैक्स लिया जाता है। जी जी